हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का लेसन नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। फ्रेंड्स, लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जैसे 7 and 14 मतलब क्या है। एन किसका सिंबल है? नाइट्रोजन का। तो 7 नाइट्रोजन 14 इस तरीके से लिखा है। तो ये 7 क्या है? ये 7 है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या जो होती है हमेशा प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होती है। और 14 क्या है? इसका परमाणु भार या इसे परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। तो जैसे 7 and 14 इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब ये है, ये क्या है? इसका परमाणु क्रमांक और ये है परमाणु भार। जिसे परमाणु क्रमांक को हम परमाणु संख्या भी कह सकते हैं और परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस तरीके से लिख के आप इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, या किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 7 है या 8 है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे हम लोग? प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें 7 परमाणु क्रमांक के, इसका मतलब इसमें 7 प्रोटॉन हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो 7 इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? हम परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे, तो इस प्रकार हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना सब कुछ तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेसन को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉबेराइनर के त्रिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या फिर डॉबेराइनर के त्रिक सिद्धांत में क्या कमियां थी। तो देखिए, डॉबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। डॉबेराइनर ने क्या कहा? जैसे कोई 3 तत्व हैं, ठीक है, और इन तत्वों को इन्होंने उस समय शायद 6 तत्व ज्ञात थे, क्योंकि 9 क्योंकि इन्होंने 3 त्रिक बनाए। तो इन्होंने एक त्रिक का मैंने एग्जाम्पल दिया। इन्होंने क्या कहा कि उनके जैसे गुणों सेम है हमने, तो क्या किया, इन दोनों को अगर हम आरोही क्रम में रखेंगे, आरोही मतलब सबसे कम परमाणु द्रव्यमान, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होगा अन्य दो परमाणु द्रव्यमानों का औसत होगा। जैसे 6.9 है और 39 है, इन दोनों को सम किया तो हमारा कितना आया? लगभग आया हमारा 45.9, या हम 46 भी कह सकते हैं। 46 का हाफ 23। तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? उन दोनों का औसत होगा। अब सीमाएं या कमियां, तो डॉबेराइनर और समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उसमें सिर्फ ये 3 त्रिक बना पाए, अतः त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। तो जब 3 ही त्रिक बना पाए तो इस कारण वर्गीकरण की ये पद्धति कोई खास सक्सेसफुल नहीं हुई। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या इस सिद्धांत की कमियां लिखिए। तो सन 1866 में न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। मतलब उस समय जितने भी तत्व थे तो इन्होंने क्या किया? परमाणु द्रव्यमान मतलब जो तत्व ज्ञात थे उन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में लिखा, मतलब सबसे कम, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, और बताया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण समान होते हैं। इन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। तो देखिए फ्रेंड्स, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये संगीत का वो है। फिर उसके बाद सा आता है, तो इन्होंने इस तरीके से रखा: हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। अब इन्होंने क्या किया? जब इस तरीके से रख लिया तो रखने के बाद इन्होंने बताया कि लिथियम के पहले इन्होंने इसको रखा कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस तरीके से रख लिया। फिर 8वें के बाद फिर रिपीट कर लिया। तो इस तरीके को इन्होंने क्रम बना दिया। और फिर इन्होंने बताया कि लिथियम के गुण जो है वो सोडियम से मिल रहे हैं, Be के गुण Mg से, बोरॉन के गुण एल्युमिनियम से मिल रहे हैं। लेकिन इस सिद्धांत में भी कमियां रहीं। यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए लागू हुआ। जो भारी तत्व थे उनके लिए यह सिद्धांत लागू नहीं हुआ, सिर्फ हल्के तत्वों के लिए लागू
हुआ। नोवेल गैस की खोज के बाद यह सिद्धांत व्यर्थ हो गया। नोवेल गैस वे गैसें होती हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, इनकी आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है। इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। पहले 56 तत्वों की खोज हुई थी। जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था तब 56 तत्वों की खोज हुई थी, लेकिन क्या हुआ बाद में, नए तत्वों की खोज के बाद यह नियम लागू नहीं हो सका। जब नए तत्वों की खोज हो गई तो ये नियम भी लागू नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, इन दोनों नियम के विषय मतलब देखा गया है कि इन दोनों नियम से रिलेटेड MCQs टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको मैंने बहुत सरल लैंग्वेज में लिखा है ये। उसके बाद आपसे पूछा जाता है फिर इन दोनों सिद्धांत के फेल होने के बाद क्या हुआ, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी। तो देखिए, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने तत्वों को उनके गुण, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए मेंडलीफ कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको ध्यान रखना होगा रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने तत्वों का जो आवर्त सारणी बनाई थी वो किस बेस पर बनाई थी, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई थी। तो इन्होंने क्या बताया था, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। फ्रेंड्स, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन होता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या हैं। इस आवर्त सारणी में कहीं कहीं अधिक परमाणु द्रव्यमान के तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा। इन्होंने जैसे परमाणु द्रव्यमान के बेस पर बनाई थी, तो कहीं कहीं इनके साथ ऐसा भी हुआ कि इन्हें जो था अधिक परमाणु द्रव्यमान जिसका था उसे तो पहले रखना पड़ा और कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को बाद में रखना पड़ा। जैसे कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 58.9 को सारणी में निकिल परमाणु द्रव्यमान 58.7 से पहले रखा गया। जब इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बेस पे बनाई है तो ये कैसे हो सकता है, लेकिन इन्हें रखना पड़ा था क्योंकि गुण इस तरीके के थे। दूसरी चीज़ क्या थी, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के स्थान छोड़ दिए थे। इससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली। मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाई तो उसमें कुछ स्थान छोड़ दिए उन्होंने, तो कुछ स्थान छोड़ने से ही पता चल गया कि हाँ इस तरह का कोई तत्व होगा, तो जिससे उसकी खोज करने की प्रेरणा मिल गई। सीमाएं अर्थात कमियां क्या थी, हाइड्रोजन क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों के समान गुण प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन जो होता है ये क्षार धातु के समान भी गुण प्रदर्शित करता है और हैलोजन के समान भी, अतः हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता। यह मेंडलीफ की आवर्त सारणी की प्रमुख कमी थी। जब हाइड्रोजन दो चीज़ों के समान गुण प्रदर्शित कर रहा है तो उसे एक स्थान देना पॉसिबल नहीं है, तो ये एक तो कमी थी। दूसरी चीज़ क्या थी, सारणी में आगे बढ़ने पर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं। जब सारणी में हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं परमाणु द्रव्यमान। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इन्होंने समस्थानिकों के विषय में कुछ नहीं बताया था। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं। आगे होता है आधुनिक आवर्त सारणी। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में थोड़ा सा संशोधन करने के बाद ही उस आवर्त सारणी को एक्सेप्ट कर लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सन 1913 में हेनरी ने मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया। आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, हेनरी ने। ओके, परिवर्तन किया तथा बताया कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों या परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि मेंडलीफ ने क्या बताया था, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में बताया गया कि उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। तो मेंडलीफ ने बताया था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में बताया गया है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस आवर्त सारणी से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तीनों कमियां दूर हो गई। जो नई आवर्त सारणी आई उससे क्या हुआ, मेंडलीफ की जो तीन कमियां थीं ये तीनों ही दूर हो गई।
अब देखिए आधुनिक या दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं। पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखो या दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखो। तो फ्रेंड्स, इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बनाई है आवर्त सारणी। इसे मैंने अभी तत्व को शो नहीं किया है क्योंकि उससे थोड़ा सा कठिन सा लगने लगता है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि 7 तो ऊर्ध्वाधर खाने हैं, क्षैतिज पंक्तियां हैं, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्हें क्या कहते हैं? 7 जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उन्हें तो कहते हैं हम आवर्त। तो आपसे पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आपको याद रखना है 7 आवर्त हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ग्रुप कितने हैं? 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 ये हमारे ऊर्ध्व स्तंभ में क्या होगा? इन्हें समूह। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में तो 7 आवर्त हैं। कितने समूह हैं? तो आपके ये 18 समूह हैं। दूसरी चीज़ होती है, इस सारणी में तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों पर आधारित हैं। तत्वों के गुण किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। ये ध्यान आपको रखना है। इस सारणी में तत्वों की स्थिति का सीधा संबंध परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। इस सारणी में तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे तो एक क्रम से परिवर्तन होगा। इस सारणी को याद करना सरल है। लैंथेनाइड्स परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक तथा एक्टिनाइड्स परमाणु क्रमांक 90 से 103 की पृथक स्थिति इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। देखिए फ्रेंड्स, इस सारणी को याद करना कैसे सरल है। हमें पता है कि फर्स्ट ग्रुप में क्या है? क्षारीय धातु है, और क्षारीय धातु क्या करेंगी? सबके गुण लगभग समान ही होंगे, तो हमें इतनी याद करनी आसान होगा। ये मैंने देखो थोड़ा सा अलग बनाया क्योंकि हाइड्रोजन है, इसके गुण इससे भी मिलते हैं, और इधर अक्रिय गैसों में इधर हीलियम आ जाती है, इससे भी मिलते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा इसका चेंज कर दिया। अब क्षारीय मृदा धातु में वो सब एक साथ हो गई, इनके गुण सेम होंगे। बीच में इधर संक्रमण धातु हो गई, ठीक है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये हमने पढ़ा। परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के तत्व क्या हैं? लैंथेनाइड्स। और परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक के क्या है? एक्टिनाइड्स। तो क्या हुआ है, इस कॉलम में हमने एक साथ रख दिया सारे लैंथेनाइड्स को, सारे एक्टिनाइड्स को एक साथ रख दिया। फिर बाद में इसकी अलग से टेबल बना दी, एक में लैंथेनाइड्स रख दिए और एक में एक्टिनाइड्स रख दिए। ओके फ्रेंड्स, अब इस तरीके से हमने अलग कर दिया। अब हमें पता चल गया यहाँ गरीब धातु, मतलब इनमें धातु के कम करैक्टर, एक उपधातु मतलब धातु और अधातु दोनों के गुण हैं। यहाँ हमने सारी, और यहाँ पे क्या हो गई? अधातु। यहाँ सब हैलोजन हो गए, यहाँ अक्रिय गैसें हो गई। तो अगर हम एक पीरियोडिक टेबल याद कर लेते हैं तो हमें सभी तत्वों की विशेषताएं, उनके गुण, रासायनिक क्रियाएं सब आसानी से याद हो जाती हैं। फ्रेंड्स, इस लेसन को अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।